इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक से दूर जाने लगे। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपको पिछले दिन पढ़ाया गया है उन सबको है ना बहुत अच्छे से है ना डेली रिवाइज करके बैठे। जब आप रिवीजन करके बैठते हैं तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और चीज को है ना आप बिल्कुल मेंटली तैयार रहते हैं सब्जेक्ट में नए चीज को ग्रिप करने के लिए। इसलिए कभी भी है ना बिना रिवीजन के नहीं बैठो। जैसे मान लो अभी तुम्हारा क्लास था तो एटलीस्ट जो भी आप पीछे पढ़े होंगे लेकिन एटलीस्ट है ना 10 to 15 मिनट्स आपको है ना पढ़ के फिर से है ना नए तरीके से बैठना चाहिए। इज दिस क्लियर? तो हमेशा है ना उसी तरह से तैयार होकर बैठो ताकि चीज को है ना अच्छे तरीके से आगे लेके बढ़ा जा सके। पीछे वाला याद होगा तब ना आगे बढ़ाने में, आगे लेके नए नए चीज को ऐड करने में मदद मिलती है। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली हम लोग को है ना सबसे पहला सेक्शन जो अभी हम लोग को डिस्कस करना है वो है हम लोग के पास रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी के बारे में थोड़ा पढ़ना है, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। एक्चुअली हम ये कहना चाहते हैं कि मान लो जैसे हम लोग के पास, आप बात को समझिएगा, समझने से ही है ना इसका आंसर आपके सामने है। मान लीजिए जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर एक डबल बॉन्ड है। तो अगर आप इस डबल बॉन्ड को हटाना चाहते हैं तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके उसको सैचुरेटेड साइकिल में बदल दिए, सैचुरेटेड साइकिल में बदल दिए। तो जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन है वो तुमको दिखा रहा है कि दैट वैल्यू इज 119 किलोजूल पर मोल, 119 किलोजूल पर मोल। अब जरा सोच के बताओ कोई ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है? ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है? निकल रहा है एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, एनर्जी रिलीज। अब जरा सोचो कि अगर एक बॉन्ड एल्कीन को हाइड्रोजिनेट करने में अगर 119 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होता है, तो अगर मेरे पास 3 बॉन्ड है, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का जब हम इससे रिएक्ट कराएंगे टू फॉर्म दिस सैचुरेटेड, तो क्या मेरे पास जो एनर्जी रिलीज होगा, क्या हम लोग डेल एच का वैल्यू लिख सकते हैं? होना चाहिए 119 का 3 टाइम्स, दैट इज 357, और माइनस साइन सोच दैट कि दैट एनर्जी विल रिलीज। यस सर। सही है ना? यस सर। होना चाहिए 357। बट जब देखा गया कि बेंजीन को जब हम लोग हाइड्रोजिनेट करते हैं, बेंजीन को जब हम लोग हाइड्रोजिनेट करते हैं टू फॉर्म दिस सैचुरेटेड साइक्लिक रिंग, तो एनर्जी रिलीज विल बी ओनली 208 किलोजूल पर मोल। वेस हम ऐसा बोल रहे हैं कि डेल एच जो रेजोनेंस के साथ है उसका मैग्नीट्यूड, जो डेल एच हम लोग विदाउट रेजोनेंस लिए हैं उससे, जस्ट एक मिनट, जो हम लोग विदाउट रेजोनेंस लिए हैं उससे कम है मैग्नीट्यूड। क्या बोलता है? सही है, होना तो चाहिए था 357, लेकिन है कितना? 208। ठीक है, अब इनके बीच का जो डिफरेंस आपको समझ में आता है, ठीक है, कितना है डिफरेंस? देख के बोलो। 149, बोलो बोलो, सही है? डिफरेंस क्या 149 है? ये जो डिफरेंस है, ठीक है ना, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। जो थ्योरेटिकली आपका एनर्जी आना चाहिए, रिलीज्ड एनर्जी आना चाहिए, और जो ऑब्जर्व वैल्यू है रिलीज्ड एनर्जी का, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको आप रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। रेजोनेंस एक्चुअली क्या करता है? मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। क्या तुमको याद है? रेजोनेंस क्या करता है? मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। अगर मॉलिक्यूल को वो एक्स्ट्रा स्टेबल दे रहा है तो वो उसके एनर्जी को कम कर रहा है। आप अगर बिना रेजोनेंस के जाएंगे तो 357 जूल एनर्जी रिलीज होना चाहिए, लेकिन बेंजीन का जब हाइड्रोजिनेशन करके साइक्लोहेक्सेन बना दिया जाता है तो 208 जूल एनर्जी ही रिलीज होता है। ये दिखाता है कि बेंजीन इज मच मोर स्टेबल विथ रेजोनेंस कंपैरिजन टू विदाउट रेजोनेंस।
So we can conclude that कि resonance will increase stability by decreasing energy. एनर्जी को घटाए, तो जितना एनर्जी घटा वही एनर्जी का डिक्रीज रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है. तो रेजोनेंस एनर्जी इज एक्चुअली डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू रेजोनेंस टू इंक्रीज its stability. अगर आपसे यहां कोई पूछ ले रेजोनेंस एनर्जी, then your answer should be हम लोग ऐसा लिख दे कि डेल एच जो हमारे थ्योरी से आया माइनस डेल एच जो हम लोग ऑब्जर्व किए. अच्छा बताओ, ये एनर्जी निगेटिव साइन के साथ आना चाहिए कि पॉजिटिव साइन के साथ? निगेटिव आना चाहिए, क्योंकि एनर्जी रिलीज है, तो ये निगेटिव साइन के साथ आना चाहिए. जब आप अभी वाला क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे देन इट कम्स टू बी -149 किलो जूल पर मोल, जो दिखा रहा है कि हर एक मोल बेंजीन के लिए एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए 149 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है. क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? यस सर. रेजोनेंस एनर्जी का मतलब क्या है, या इस पूरे रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास क्या है? हम लोग शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं कि रेजोनेंस क्या करता है, हमेशा मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है. अगर रेजोनेंस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है तो ऑब्वियसली वो इसके एनर्जी को घटाएगा. तो जितना बिना रेजोनेंस के एनर्जी आना चाहिए, रेजोनेंस के साथ जब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा तो एनर्जी इससे कम होगा. ये जो डिफरेंस आपको दिखाई देता है, एनर्जी का जो कमी दिखाई देता है, वही रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है. आई होप सो आपको कोई डाउट नहीं है. किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं. किसी को दिक्कत? नहीं सर. चलिए ठीक. तो ये एक रेजोनेंस एनर्जी बचा हुआ सेक्शन था, आप देख लीजिए. बहुत छोटा सा चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है. इवन ये थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन में भी बहुत अच्छे से यूज होता है. थर्मोडायनेमिक्स में आपको ये मिलेगा. थर्मोडायनेमिक्स में आपसे इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, बोला जाता है कि देखो जी, बिना रेजोनेंस के अगर चलेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूल का ये एनर्जी होगा. अगर रेजोनेंस लेते हैं या रेजोनेंस एनर्जी इतना है तो बताओ मॉलिक्यूल का एक्चुअल एनर्जी कितना है. ठीक है, तो ये सब चीज आपसे पूछा जाता है. सो बी केयरफुल. ओके, क्या मेरी आवाज एकदम फ्लो में आ रही है या रुक रुक के आ रही है? सर रुक रुक के आ रहा था. अच्छा ठीक है, अभी ठीक है ना? यस सर. चलो ठीक. अगर ज्यादा इश्यू होगा, थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो हमको है ना हैंड रेज करके या फिर है ना किसी तरीके से इनिशिएट करके बोल देना. वहां पे मैसेज भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत. चलिए, ये था रेजोनेंस एनर्जी. आई होप सो क्लियर है. थोड़ा आगे बढ़ते हैं. आज के क्लास में हम लोग एक बड़ा सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं. नाम है उसका रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. आप लोग देखिए, एकदम सेक्शन वाइज सेक्शन पढ़ाई करते हैं. ठीक है, शुरुआत में बहुत फंडामेंटल चीज पढ़े. बॉन्ड किसको कहते हैं, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कैसे होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कितना सिग्मा बॉन्ड, कितना पाई बॉन्ड, कितना लोन पेयर, ये सब हम लोग सीखे. फिर एक बड़ा सेक्शन स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का, जिसमें रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट करके आप खत्म. अब देखो, फिर से एक बड़ा सेक्शन हम लोग है ना ऐड करने जा रहे हैं. नाम है उसका रिएक्शन इंटरमीडिएट. बेहतरीन टॉपिक्स, और एकदम याद रखना कि क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा. ठीक है, तो आपको है ना उस चीज को बहुत फंडामेंटल तौर पे धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ना है, काम करना है. ठीक है, जरा देखना और समझना. कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन आखिर होता कैसे है? कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन आखिर होता कैसा है? इसके होने का दो तरीका है.
इसके होने का दो तरीका है। एक तरीका आपके पास है थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट आप जब नीचे देख रहे हैं तो आपके पास लिखा है कि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन भाई कैसे होता है, तो थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब होता है एक हाइपोथेटिकल स्टेज। रिएक्टेंट एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल में एक तरह से ऐसा बोलो कि नॉट रियल एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल में अपने आप को कन्वर्ट करता है। हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल में अपने आप को या स्पीशीज में अपने आप को कन्वर्ट करता है और उसके बाद अपने आप को प्रोडक्ट में बदल लेता है। प्रोडक्ट में बदल लेता है। तो जब कोई रिएक्शन अपने आप को ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसेस कराए, तो याद रखना कि शुरुआत में जो हम लोगों का रिएक्टेंट है वो एक तरह से ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू डायरेक्टली प्रोडक्ट में बदल जाएगा, बीच में किसी में नहीं जाएगा, बीच में किसी में नहीं जाएगा, सीधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा। दूसरा तरीका होता है थ्रू फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। थ्रू फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन के थ्रू वो प्रोसेस करता है। थोड़ा जूम कर दीजिए। आप लोग को आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, यस सर। दिख रहा है सब कुछ ना क्लियर? यस सर। ठीक। तो देखो दूसरा जो तरीका है उसमें रिएक्टेंट पहले अपने आप को रिएक्शन इंटरमीडिएट में बदलता है। रिएक्टेंट पहले अपने आप को रिएक्शन इंटरमीडिएट में बदलता है और बाद में रिएक्शन इंटरमीडिएट अपने आप को प्रोडक्ट में बदलता है। ठीक है, बाद में रिएक्शन इंटरमीडिएट अपने आप को है ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ये तरीका है हमारे इस ऑर्गेनिक रिएक्शन के होने का। दो तरीका हम बोले आपको, दो तरीका हम आपको बोले। एक तरीका में क्या था कि रिएक्टेंट थ्रू ट्रांजिशन स्टेट, जो एक हाइपोथेटिकल स्टेज है, सीधा अपने आप को प्रोडक्ट में बदल देता है, सीधा अपने आप को प्रोडक्ट में बदल देता है। और दूसरा तरीका है कि रिएक्टेंट पहले अपने आप को पुराना बॉन्ड तोड़ के रिएक्शन इंटरमीडिएट में बदलता है और बाद में वही रिएक्शन इंटरमीडिएट अपने आप को प्रोडक्ट में बदलता है। ठीक है, आप इस रिएक्शन के होने के पीछे का मैकेनिज्म जब देखेंगे ना, हम आपको इसमें है ना कुछ ग्राफ से इस सब चीज को है ना और ज्यादा क्लियरली हम आपको बताते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस, पहला वाला। ठीक है, फर्स्ट रिएक्टेंट अपने आप को भाई बदलेगा, किसमें बदलेगा? प्रोडक्ट में बदलेगा थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्शन अपने आप को, ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग टीएस लिखते हैं। ओके, रिएक्टेंट अपने आप को प्रोडक्ट में बदलेगा और कैसे बदलेगा? तो थ्रू टीएस बदलेगा, थ्रू ट्रांजिशन स्टेट बदलेगा। ठीक है, थ्रू ट्रांजिशन स्टेट बदलेगा। अब जरा गौर से देखना होता क्या है, थोड़ा बी केयरफुल, थोड़ा एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी ही आपको सब कुछ इसमें सिखाएगा। सब कोई ग्राफ को देखेंगे, समझेंगे। वर्टिकल एक्सिस पे एनर्जी है और नीचे है हम लोगों का प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ऊपर हम लोगों का वर्टिकल एक्सिस पे एनर्जी है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट है यहाँ पे, रिएक्टेंट का एनर्जी ये है।
अपना रिएक्टेंट पहले अपने एनर्जी को बढ़ाता है, ट्रांजिशन स्टेट में जाता है, और फिर उसके बाद घट के है ना फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स का भी ध्यान रखेंगे। देखो, एनर्जी रिएक्टेंट का ज्यादा है, प्रोडक्ट का कम है, तो क्या ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं, क्या ये बता रहा है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? बोलिए जी, समझ में आया एक्सोथर्मिक? यस सर। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्लियरली? नो सर, आवाज कट कट क्या सर कहीं कहीं कट जा रहा है। थोड़ा थोड़ा रुक रहा है ना? यस सर। बीच बीच में रुक जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलिए, थोड़ा मैनेज कीजिए, पूरा मौसम खराब है ना, किसी तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। आई होप सो बस आपको प्रॉब्लम ना हो समझने। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जूम कर देते हैं, जूम कर देते हैं, जूम कर देते हैं। हाँ, ये देखो, अभी थोड़ा और देखना और समझना चीज को ध्यान से। ठीक है, देखो होता क्या है, मान लो जैसे हम लोग के पास ट्रांजिशन स्टेट वाला अगर आप रिएक्शन लिखते हैं, ट्रांजिशन स्टेट वाला रिएक्शन अगर आप लिखते हैं, ठीक है, तो वैसे केस में सर फिर से रुक जा रहा है। यस सर। सर थोड़ा सा स्क्रीन मतलब नीचे कीजिए ना। अभी ठीक है? श्योर सर। अभी जरा गौर करना, अगर हम लोग यहाँ पे कोई रिएक्शन, देखो जानते हो ऐसे होता क्या है कि जो दिमाग में रहता है ना सब कुछ, वो है ना सही तरीके से आदमी है ना बता नहीं पाता है। जरा गौर करो, मान लो जैसे हम लोग के पास एक मॉलिक्यूल है कुछ इस तरह का, और इसको हम लोग किसी एक, जैसे इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, वैसे ही एक न्यूक्लियोफाइल भी होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करा रहे हैं। अब हुआ क्या, फर्स्ट स्टेप में मेरा रिएक्टेंट्स है, ये न्यूक्लियोफाइल इसके बैक साइड से अटैक किया। क्यों? क्योंकि एक्स पे, एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन, तो एक्स पे नेगेटिव था, कार्बन पे पॉजिटिव था, तो हमारे न्यूक्लियोफाइल को कार्बन पे अटैक करना था। अब सामने देखा कि एक्स है, निगेटिव है, तो उधर से तो जाएंगे नहीं, तो पीछे से जाएंगे, तो बैक साइड से गया, ये बैक साइड से गया। जब ये बैक साइड से गया तो एक क्षण ऐसा होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे उस कार्बन से बॉन्ड बना रहा होगा, उसी समय एक्स धीरे धीरे बॉन्ड तोड़ रहा होगा, और बाकी तीनों बॉन्ड ऐसा होगा। देखो भाई, जो लिखे हैं यहाँ पर ये प्योर हाइपोथेटिकल है, और इसी को आप कहते हैं टीएस, ट्रांजिशन स्टेट। क्यों हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं? क्योंकि कार्बन रियल तौर पे 5 बॉन्ड कभी नहीं बनाता। अगर आपको 5 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। बस आप ऐसा माने कि एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ धीरे धीरे बॉन्ड बना रहा है, तो दूसरे साइड से एक्स जो है वो धीरे धीरे दूर हो रहा है, हटते जा रहा है, हटते जा रहा है। तो अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, तो थोड़ी देर के बाद ऐसा होगा, ऐसा होगा कि अब मेरा न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और एक्स को अलग होना होगा। सही है? ऐसे रिएक्शन को आप कहते हैं कि दैट रिएक्शन विल प्रोसीड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ टीएस, ट्रांजिशन स्टेट। ये आपके पास है रिएक्टेंट्स,
ये बीच में टीएस और ये रहा फाइनल आपके सामने प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन चलता है। याद रखना कि अगर कोई रिएक्शन टीएस से चल रहा है तो उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता ही नहीं। सीधा आप मान सकते हैं कि रिएक्टेंट अपने आप को प्रोडक्ट में बदल देता है। ठीक है, लेकिन जरा सोचना, ध्यान से सोचना, अगर ये रिएक्शन सेकेंड मेथड से चलता है, फर्स्ट मेथड आपके पास दिखाएं कि रिएक्टेंट जो है वो टीएस के थ्रू प्रोडक्ट में बदल जाएगा। अब देखो सेकेंड मेथड हम आपको दिखाते हैं। सेकेंड में आप माने ऐसा कि रिएक्टेंट में ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करेगा, ओल्ड बॉन्ड फिजन, फिजन का मतलब हो गया बॉन्ड टूटना, ओल्ड बॉन्ड का टूटेगा। जब ये टूटेगा तो बनेगा बीच में रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, और बाद में फिर ये रिएक्शन इंटरमीडिएट अपने आप को प्रोडक्ट में बदलेगा थ्रू फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। देखिए दोनों मेथड में कुछ बारीक चीज है, उसको समझिए। ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा था, जो ऊपर वाला जो आपको टीएस दिखाई दे रहा है उसमें क्या हो रहा था, एक ही समय में ये दोनों स्टेप हो जा रहा था। एक तरफ से बॉन्ड बन रहा था तो एक तरफ से बॉन्ड टूट रहा था, एक ही साथ हो जा रहा था, टीएस में एक ही साथ हो जाता। लेकिन जब आप रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू जाते हैं तो पहले बॉन्ड टूटा, फिर बीच में कुछ बच गया, फिर उसके बाद नए बॉन्ड के फॉर्मेशन से प्रोडक्ट बना। जैसे देखिए ऊपर वाले रिएक्शन को ही अगर हम यहाँ पे इस मेथड के अकॉर्डिंग में लिखें तो पहले ये X दोनों इलेक्ट्रॉन लेके हट जाएगा, पहले ये X दोनों इलेक्ट्रॉन लेके हट जाएगा तो हमारे पास कार्बन बचेगा जिसपे प्लस चार्ज होगा और साथ में X माइनस रहेगा, X माइनस। ये बन गया आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ठीक है, और तब जाके आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये रहा आपके पास रिएक्टेंट, दिस इज योर रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड दिस इज योर प्रोडक्ट। क्या आपको दोनों मैकेनिज्म में अंतर समझ में आ रहा है? यस सर। क्या सबको मेरी आवाज क्लियर समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये दोनों मैकेनिज्म में अंतर है। तो सर अगर हम सेकंड वाले का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो आखिर ये कैसे चलेगा? तो जरा गौर करना भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तो बहुत सारा चीज आने वाला है, हम एक नया पेज ही खोल चुके हैं इस चीज को बताने के लिए। एनर्जी देखो होगा क्या, पहले हम लोगों के पास एक रिएक्टेंट है भाई, ये रिएक्टेंट पहले अपना एनर्जी बढ़ाएगा, फिर थोड़ा घटेगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा और फिर उसके बाद घट के यहाँ प्रोडक्ट होगा। ये है इसका एनर्जी लेवल डायग्राम। पता है यहाँ वाला ये रिएक्टेंट है, ये है हम लोगों का प्रोडक्ट, और ये जो आपको पहला ट्रफ दिखाई दे रहा है ये है रिएक्शन इंटरमीडिएट। बोलो समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, हर एक रिएक्शन, बहुत कंफ्यूजिंग वाला लाइन बोल रहे हैं, बहुत कंफ्यूजिंग लाइन बोल, हर एक रिएक्शन बिना ट्रांजिशन स्टेट के हो ही नहीं सकता। क्या बोल रहे हैं सर? हम क्या बोल रहे हैं कि हर बार रिएक्टेंट अपने आप को किसी भी चीज में बदले, चाहे वो रिएक्शन इंटरमीडिएट में बदले या प्रोडक्ट में बदले, उसको पहले अपना एनर्जी इंक्रीज करके अपने आप को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदलना पड़ता है, और इसी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि पिछले केस में एक ही बार ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना जिसको आप टीएस कहें,
और फाइनली एक ही बार में प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, इस केस में क्या था कि पहला जो ट्रांजिशन स्टेट बना उसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट में रिएक्शन रुक गया और फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट से चला, फिर से ट्रांजिशन स्टेट बना दूसरे नंबर का और तब जाके प्रोडक्ट बना। बोलो समझ में आया? यस सर। Yes, sir. जब आप कोई ग्राफ देखेंगे, कंपटीशन का क्वेश्चन सुनना, जब आप कोई ग्राफ इस तरह से देखेंगे तो आपको पूछा जाता है कि इस ग्राफ के मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए आप बताएं कि इस मैकेनिज्म में कितना टीएस और कितना रिएक्शन इंटरमीडिएट है। क्या तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर यहां से निकाल सकते हो तुम? बोलो, हाउ मेनी ट्रांजिशन स्टेट्स आर देयर? Two, sir. There are 2 transition states. And how many reaction intermediates? Sir, one. चलिए, अभी बहुत कुछ है, अभी हम लोग धीरे धीरे थोड़ा एक एक चीज पे क्लियर करते रहे। चलिए अगला एक ग्राफ बनाते हैं, अगला एक ग्राफ बनाते हैं। इधर एनर्जी है भाई और इधर भाई प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। यहां पे आपका रिएक्टेंट और ये रहा आपका प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। हाउ मेनी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर देयर? Sir, two. देयर आर 2 रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, देयर आर 2 रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, यहाँ पे है एक रिएक्शन इंटरमीडिएट और फिर है ये दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट। एंड हाउ मेनी टीएस आर देयर? Three. There are 3 transition states. I hope so सबके लिए क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलो बढ़िया। अच्छा, आप लोग शायद इस ग्राफ सब में देख रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे, हम हमेशा लेफ्ट वाले क्रिस्ट से राइट वाले क्रिस्ट का हाइट कम रखते। यस सर। क्या आप देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. यस ठीक है, इसके पीछे मेरा एक लॉजिक है जिसको आप थर्मोडायनेमिक्स में स्पॉन्टेनियस कहते हैं। स्पॉन्टेनियस। ऑर्गेनिक इज नॉट अबाउट ओनली ऑर्गेनिक। जो केवल ये कह दे कि ऑर्गेनिक इज ओनली अबाउट ऑर्गेनिक, है ही नहीं। ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट टोटल केमिस्ट्री। अगर आप ऑर्गेनिक को टोटली डीप से समझना चाहते हैं, यू हैव टू नो थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल बॉन्डिंग, यू हैव टू नो द केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ। ठीक है, अगर आप इस चीज को मैकेनिज्म में देखना चाहते तो आप समझिए कि लेफ्ट से राइट रिएक्शन कब जाएगा, खुद ब खुद रिएक्शन कब जाएगा? जब वो लेफ्ट से राइट है ना, अपने आप को स्पॉन्टेनियस रखे और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही अपने आप को कैरी करता है। बोलो सही है? नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा तब तो आपको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा ना, तब जाके रिएक्शन होगा। ठीक है, तो देखो होता क्या है, पहला वाला में ज्यादा एनर्जी था या जरूरत था, फर्स्ट वाले में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है। ठीक है, हम दिखा देते हैं। मान लो ये एनर्जी का जरूरत है, इसको एक्टिवेशन एनर्जी आप कहते हैं, आप लोग नाम सुने होंगे एक्टिवेशन एनर्जी। सेकेंड वाले केस में एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत उससे कम है और थर्ड वाले में एक्टिवेशन एनर्जी और भी कम का जरूरत है। बोलो सही है? यस सर। तो अगर अगले अगले स्टेप्स के लिए कम एनर्जी चाहिए तो रिएक्शन खुद से ही अपने आप को स्पॉन्टेनियस बना के रखेगा और आपको एनर्जी देने का जरूरत नहीं है। आप ऐसा मान सकते हैं कि एनर्जी का डिक्रीज हो रहा है, एनर्जी डिक्रीजेस, फॉरवर्ड डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस। डिड यू गेट दिस? क्या सबको मेरी बात समझ में आई? Yes. अरे हाँ ना बोल यार, हाँ ना बोल। Yes, sir. यस सर। बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा हमको? बोल तो रहे हैं काफी बोल रहे सर। हाँ, हमको सुनाई नहीं दे रहा एक्चुअली ये बात। ठीक है, वैसे भी काफी कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना कनेक्टेड है,
हाँ, सब मौसम का खेल है भाई, कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग कनेक्टेड हैं, आप ऐसा चीज पढ़ रहे हैं जो जनरली किसी बुक में नहीं, आप ध्यान रखिए, आप बहुत बेनिफिट में, बहुत फायदा में, ठीक है। जरा देखिए ध्यान से, समझिए। और क्वेश्चन एक से एक क्वेश्चन इस पर, बस खाली लाइन याद रखना जो हम बोलते जा रहे हैं। तो क्या इस पर्टिकुलर ग्राफ को देख के तुमको क्या क्या पता चला? तुमको ये पता चला क्या कि ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक? सर एक्सोथर्मिक ही। ये कैसे डिसाइड किया तुम लोग? ये कैसे डिसाइड किया तुम लोग? एनर्जी घट रहा है सर एनर्जी घट नहीं रहा है, ये बात तुमको डिसीजन लेना चाहिए था। रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल, ये तुमको डिसीजन लेना चाहिए था रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल और प्रोडक्ट के एनर्जी लेवल को देख के। बोलो बोलो, समझा? ये बताया कि ओवरऑल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक था, ये पहला चीज। दूसरा, हाउ मेनी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड? सर 2 2 reaction intermediates are formed. Very good. How many TS are there? 3 3 TS are there. Forward direction reaction is spontaneous or non-spontaneous? सर Spontaneous. 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 Is this clear? Yes sir. Good. Now see this. हमको प्रैक्टिस करना है ये वर्टिकल लाइन खींचने का। सीधा नहीं हो रहा है, पता है, हॉरिजॉन्टल सीधा हो गया मेरा, लेकिन वर्टिकल नहीं। प्रैक्टिस करना से। देखो जी, ये रहा हम लोगों का रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के एनर्जी से पहला टीएस, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट, फिर बन गया दूसरा टीएस, फिर उसके बाद है ना नीचे जाके है ना बन गया एक प्रोडक्ट। तो ये रहा हम लोगों का रिएक्टेंट, यहाँ पे है रिएक्शन इंटरमीडिएट, और ये है हम लोग का प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन एक चीज जो इस बार बहुत खास है, वो खास ये है कि इन दोनों का हम एनर्जी लेवल सेम रखें। कितना टीएस है वैसे? 2 टीएस है क्या? TS1 TS2, TS1 TS2। ठीक है, अच्छा, ओवरऑल रिएक्शन कैसा है? इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? सर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। वेरी गुड, बिल्कुल सही, एकदम सही बोल रहे हो कि सर ओवरऑल जो रिएक्शन है उसमें हम लोग रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल देख लेंगे, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल सर देख लेंगे। प्रोडक्ट का एनर्जी थोड़ा नीचे है, सो हमको दिख रहा है कि del H is nothing else but simply comes to be negative, or we can say that the reaction is overall exothermic। कोई दिक्कत? मेन खेल है कि इन दोनों का एनर्जी बराबर। जब इन दोनों का एनर्जी बराबर है तो रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल। रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल। क्या आप लोग सुने हैं केमिकल इक्विलिब्रियम? हाँ सर। Yes. ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकता है, बैकवर्ड भी जा सकता है। थोड़ा सा कुछ चेंज कीजिएगा, रिएक्शन आगे जाने लगेगा। थोड़ा कुछ कीजिएगा, रिएक्शन पीछे आने लगेगा। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें टीएस सबका एनर्जी बराबर हो, वो हमेशा ध्यान रखना कि रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्या समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो इस पूरे मैकेनिज्म को देख के कोई स्टूडेंट ये बता सकता है कि ये रिएक्शन ओवरऑल एक्सोथर्मिक है। इस पूरे रिएक्शन में एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है, ये रिएक्शन जो है वो 2 ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसेस कर रहा है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। जो रिएक्शन के कंडीशन के हिसाब से फॉरवर्ड डायरेक्शन जा सकता है या बैकवर्ड डायरेक्शन जा सकता है। क्या तुमको समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. क्या तुमको ग्राफ का मतलब समझ में आ रहा है? जिस चीज Yes, को sir. बच्चा लोग को ग्राफ जब बोला जाता है, उन लोग सोचता है कि लाइन खींच रहे हैं। अरे तुमको पता नहीं है, वो पूरा कहानी है, पूरा कहानी बयां कर दिया है। तुम वहां 2-4 लाइन खींच के बोलो, समझा? Yes sir. हाँ सर।
क्या तुम एक्सपेक्ट कर पा रहा है कि अगला क्या आने वाला है? यस सर। यस सर। ठीक है, बिल्कुल सही, एकदम तुम्हारा सही दिमाग चल रहा है। हम तो अगले बार अब एनर्जी बढ़ाने वाले राइट हैंड साइड में। रिएक्टेंट, बहुत कुछ इस बार इसमें सिखाना हमको। नहीं, सब एक साथ नहीं जोड़ेंगे, थोड़ा समय लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा समय लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सब है हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे समझना कि प्रोग्रेस है। यहाँ पे मेरा रिएक्टेंट और यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट। आप लोग जब कॉपी पे बनाइएगा ना, तो टॉपिक जब हम स्टार्ट किए हैं उसमें देखे ना, शुरुआत में डिफिनेशन जैसा चीज बता के हम सीधा ग्राफ में आ गए हैं। तो ये नोट्स में आपका किसी भी पेज पे जाए, आप इसको कॉपी में एकदम ऊपर बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर बाकी थ्योरी वाला चीज जो आगे हम लोग आज पढ़ेंगे उस सब नोट करेंगे। ओके, और हर जगह ये कहानी बगल में लिखना जो मेरे साथ बात हो रही है। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, हमको मतलब नहीं, हिंदी में ही लिख दो यार कि हाँ 4 गो ट्रांजिशन स्टेट है, 2 गो है ना रिएक्शन इंटरमीडिएट है, एक्सोथर्मिक है, जो लिखना लिखो, लेकिन लिखो। तो चलो भाई बता दो, एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक है, एकदम आपका बात मान लिए, एकदम सही 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 गया तुम लोग। ओवरऑल ये एनर्जी कम है, तो डेल एच दिखा रहा है निगेटिव है, और निगेटिव लिख दिए, समझ जाना एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब जरा बताओ, हाउ मेनी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर देयर? One reaction intermediate are there. How many transition states are there? There are 2 transition states, but the important thing is that the energy of the second transition state is slightly greater or greater comparison to first. Yes, so we can say that forward direction reaction is bolo तो थोड़ा स्लो है, नॉन स्पॉन्टेनियस डिक्रीज हो रहा नॉन स्पॉन्टेनियस। forward direction is non-spontaneous because second step transition state have needed much more energy comparison to first. So अगर आप सेकेंड स्टेप करना का चाहते हैं तो आपको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। अगर आप बाहर से एनर्जी नहीं दीजिएगा, रिएक्शन खुद नहीं जाएगा। अगर आप बाहर से एनर्जी नहीं देंगे तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही केस में सेकेंड स्टेप, जब देखो, जब तुम ऑर्गेनिक रिएक्शन बचपन से पढ़ते आ रहा है तो देखना उसमें एरो के ऊपर टेम्परेचर मेंशन रहता है। उसका काम क्या है भाई? उसका काम ये है कि जो रिएक्शन के होने के लिए कंडीशन चाहिए वो आपको देना होगा। अगर आप नहीं दीजिएगा तो वो रिएक्शन थोड़ी देर में रुक जाएगा। बात समझे क्या? ठीक है, तो यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन हो गया स्पॉन्टेनियस, और कारण उसका बहुत सिंपल है कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ देख रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीजेस, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ये नहीं है कि हो नहीं सकता है। अरे भाई, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ये नहीं है कि हो नहीं सकता है, होगा, लेकिन आपको बाहर से एनर्जी देना होगा। ठीक है, तो ये है इसका नॉन स्पॉन्टेनियस होने का मतलब। बोलो जी, यहां तक समझ में आया? यस सर। सर। रेज योर हैंड्स, आवाज नहीं आ रही है, अपना हाथ उठा लो, समझ में आ जाएगा हमको। हाँ चलो, वेरी गुड। ठीक है विशाल, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी सबको अभी क्लियर हुआ होगा, आई होप सो। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए एक और ग्राफ बनाए फिर हम दूसरे जगह। थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और ग्राफ देखो।
इस ग्राफ में देख के हमको बताना कि क्या हो रहा है। मान लो हम लोग के पास रिएक्टेंट का ये एनर्जी है और रिएक्शन ऐसा होता हुआ ये प्रोडक्ट बना। रिएक्टेंट चेंजेस टू प्रोडक्ट, ठीक है, reactant changes to product. Now say that how many reaction intermediates are there? Sir, One. transition Sir, one. state two. Only one reaction intermediate, na? Yes. Yes, sir. Yes. How many transition states are there? There are Two. two transition states. Two. Two. Reaction is overall endothermic or exothermic? Endothermic. Endothermic. Reaction is overall endothermic. Endothermic. Yes. Yes, sir. Reaction is overall endothermic. Your del H is positive. Yes, sir. ठीक है, बताओ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? Sir, spontaneous. Spontaneous. Forward direction is spontaneous. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. चलो बढ़िया, ये रहा ग्राफिकल एनालिसिस। वैसे केस में जहां रिएक्शन किसी इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन के थ्रू प्रोसेस करता है, अगर रिएक्शन किसी इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन के थ्रू प्रोसेस करता है तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी एनर्जी क्राइटेरिया के बेसिस पे बनता है। तो एनर्जी क्राइटेरिया के हिसाब से आपको एक एक चीज आपके सामने रख दिया गया। ठीक है, नाउ सी दैट, हर चीज का रिवीजन कर लिया जाए थोड़ा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं सबका, फिर आगे बढ़ेंगे। देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। चलो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखने में दिक्कत हो जाता है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखो जी, हम लोग स्टार्ट किए थे यहां से, फिर उसके बाद तुम नीचे जाओ। सबसे पहले यहां डिस्कस किए थे कि कैसे कोई रिएक्शन है ना एक स्टेप में होता है, रिएक्टेंट अपने आप को है ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोडक्ट में बदलता है। ठीक है, और वो ट्रांजिशन स्टेट हाइपोथेटिकल स्टेज होता है जिसमें एक ही समय में पुराने बॉन्ड का ब्रेकिंग भी होता है और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा होता है, वो एक ही साथ हो रहा होता है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं। अब थोड़ा आगे बढ़े हम लोग, फिर हम लोग देखें कि चलो भाई, रिएक्टेंट अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट बना के प्रोडक्ट में बदलता है तो वैसे रिएक्शंस में जब आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाइएगा तो आपका एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ इस तरह से चल रहा है, जैसे कि आपके सामने एक फिगर है। ठीक है, इसको लेके चलना है। अब हम लोग इसको लेके चल रहे थे तो हम लोग ये बार बार देख रहे हैं कि जब भी हम लोग इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं तो जो भी इसका क्रिस्ट है वो टीएस है और जो भी इसका ट्रफ है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट है। और अगर हम लोग रिएक्टेंट के एनर्जी और प्रोडक्ट के एनर्जी के बीच, अगर हम लोग रिएक्टेंट के एनर्जी और प्रोडक्ट के एनर्जी के बीच का अंतर देखेंगे, रिएक्टेंट का ऊपर प्रोडक्ट का नीचे है, तो रिएक्शन को हम लोग मान के चल सकते हैं कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, जैसे देखो, अगर रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल दिख रहा है तो दोनों में रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है, तो रिएक्शन इज ओवरऑल एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब दो तीन चीज और आपको समझाया गया कि अगर हम लोगों के पास बहुत सारा ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू अगर रिएक्शन चल रहा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर लगातार ट्रांजिशन स्टेट्स का अपना अपना एक्टिवेशन एनर्जी घटेगा तो याद रखना कि फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज सिखाया गया कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, दोनों तरफ होता है। ये वो रिएक्शंस होता है जिसमें टीएस का एनर्जी लेवल्स सेम हो, ऑलमोस्ट सेम हो, तो रिएक्शन थोड़ा भी अगर कंडीशन बदलता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जा सकता है, बैकवर्ड में भी आ सकता है।
लेकिन कुछ केस ऐसा भी हो सकता है जहां हम लोगों के सेकेंड स्टेप में, ट्रांजिशन स्टेट में, जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो फर्स्ट के टीएस से ज्यादा है। तो याद रखना, खुद ब खुद रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस नहीं होता, आपको बाहर से एनर्जी देना पड़ता है। बट सिंपली वी कैन से दैट कि फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे प्रोडक्ट का ही एनर्जी लेवल रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल से ऊपर हो। अगर प्रोडक्ट का एनर्जी ऊपर, रिएक्टेंट का एनर्जी नीचे है, तो जो आपको एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अपने अंदर रख लिया, उसके बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि रिएक्शन इज ओवरऑल इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक, तो ये सारा चीज आपको पढ़ाया गया। ग्राफिकल एनालिसिस था, कोई भी रिएक्शन को समझने के लिए ग्राफ का सहारा था। जब भी आप कोई भी रिएक्शन प्रोसेस करते हैं, हमेशा ध्यान रखना वो पहले बनाता है एक हाइपोथेटिकल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। उस हाइपोथेटिकल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को आप कभी भी अलग नहीं कर सकते। याद रखना, आपको कभी वो किसी रिएक्शन में अलग नहीं करके मिलेगा, वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता, बस आप रिएक्शन को समझने के लिए उसका सहारा लेते हैं। तो जिसको आप टीएस देख रहे हैं वो एक्चुअली एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड, कैन नॉट बी आइसोलेटेड। कोई बोलेगा कि सर इसको किसी कंटेनर में निकाल लेंगे क्या, अलग कर लेंगे क्या? कभी नहीं आप कर सकते। ये एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है रिएक्शन के होने के फेनोमेनन को समझने के लिए। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? क्या है? क्या बोले? सर ये रिएक्शन में जो लिखे एनयू क्या है? रिएक्शन में जो सर ये जो हेलाइड से सर ये रिएक्शन जो करवाए थे एक्स के बगल में, बोलो एनयू। हाँ सर। तुम्हारा नाम आदित्य है? हाँ सर। इसका नाम न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, समझे जी आदित्य कुमार? न्यूक्लियोफाइल को समझे? पिछले दिन इलेक्ट्रोफाइल से भेंट हुई थी। यस सर। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है? बोलो, भेंट किया तो हाथ उतना ही मिलाया। अटैक ऑन निगेटिव चार्ज। तो आज तुम्हारा भेंट हो गया न्यूक्लियोफाइल से। अटैक ऑन पॉजिटिव्स। यस। याद रहेगा सबको? यस सर। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है? नेगेटिव चार्ज पे सर। नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है निगेटिव साइट पे, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है पॉजिटिव साइट पे। ओके, यस सर। तो ये था आपका इनिशियल डिस्कशन, थोड़ा इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा था। चलो तो देखिए हम लोग अभी तक कहां तक पहुंचे। हम लोग ये सब डिस्कशन कर चुके हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस इन टू वेज, थ्रू ट्रांजिशन स्टेट, रिएक्टेंट टीएस के थ्रू प्रोडक्ट में बदलेगा इन सिंगल स्टेप, और थ्रू फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। थ्रू फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्टेंट अपने आप को रिएक्शन इंटरमीडिएट में बदलेगा, फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब यहां से आपसे कुछ पूछा गया, बोला गया, ठीक है, ये सब चीज है ना जो डिस्कशन में अभी आप सुन रहे थे, वही पार्ट वाइज पार्ट करके है ना कहीं कहीं लिखा हुआ है, तो हम आपको बताते जाए। रिएक्टेंट कैन फॉर्म मोर देन वन टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये रिएक्शन के बॉन्ड फिजन के टाइप पे डिपेंड करता है कि बॉन्ड फिजन मतलब पुराना बॉन्ड टूटना। अगर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ, अगर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ तो याद रखना रेडिकल्स बनता है, फ्री रेडिकल्स बनता है। और अगर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ तो कार्बोकेटायन
या कार्बन आयन बनता है, वो सब आपको धीरे धीरे आगे मिल जाएगा। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बनता है ना वो अपने आप को रीअरेंज भी करता है। कभी कभी लेस स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो अपने आप को मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट में बदलता है ताकि मेजर प्रोडक्ट बना सके। ऑर्गेनिक का सबसे खास बात क्या है ना कि रिएक्टेंट एक रहेगा, अटैकिंग रिएजेंट भी एक रहेगा, लेकिन 4 को प्रोडक्ट बन रहा होगा, 4 प्रोडक्ट बन रहा होगा। कोई इसमें लिखा रहेगा 10%, कोई लिखा रहेगा 20%, तो कोई लिखा रहेगा 60% और कोई लिखा रहेगा 5%, ऐसे करके लिखा रहेगा। तो आखिर हमारा एक ही रिएक्टेंट, एक ही अटैकिंग रिएजेंट है, तो इतना अलग अलग तरह का प्रोडक्ट कैसे बन जाता है, उसमें ये लाइन काम आता है। जो कम स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट है ना वो अपने आप को रीअरेंज करता है। कैसे? अभी कोरोना वायरस अपने आप को एंटीबॉडी के अकॉर्डिंग में है ना रीअरेंज कर रहा है, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा तरीके से बदलने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए एक नया है ना, आज आर्टिकल पढ़ रहे थे, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो हम लोगों का वायरस, जो हम लोगों का वैक्सीन डेवलप हुआ है ना, कोरोना वायरस है ना, अब उसके प्रति अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप करने का कोशिश कर रहा है और उस हिसाब से अपने आप को म्यूटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है रीअरेंजमेंट। हम आपको कोरोना वायरस से डरा नहीं रहे, हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जो लेस स्टेबल फॉर्म है वो अपने आप को मोर स्टेबल फॉर्म में बदलता है और बदलने के लिए है ना रीअरेंजमेंट करता है, रीअरेंजमेंट करता है, कुछ अपने आप को अंदर में कुछ करता है जिससे वो और ज्यादा स्टेबल हो जाए। जैसे अगर मान लो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है तो आप लास्ट पढ़ के गए थे ना 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है। तो अगर मॉलिक्यूल को चांस दे दीजिएगा, अगर मॉलिक्यूल को मौका दे दीजिएगा तो वो 2 डिग्री है तो अपने आप को 3 डिग्री में बदल देगा। ठीक है, तो ये तरीका वहां लिखा हुआ है कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो अपने आप को रीअरेंज करता है, मोर स्टेबल फॉर्म में ले जाता है और जो मोर स्टेबल बनता है वो मेजर बनता है। ठीक है ना, आगे देखो, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स इन रिएक्शन, रिएक्शन इंटरमीडिएट विल फॉर्म। ये तो हम आपको बता चुके कि जब हमारे पुराने बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, जिसको हम लोग बॉन्ड फिजन कहते हैं, तब जाके है ना नए प्रोडक्ट का या फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, बाद में प्रोडक्ट बनता है। ये देखो ग्राफ, इस ग्राफ को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इस ग्राफ को देख के बताइए, इस ग्राफ को देख के बताइए, सब कोई देख के बताइए, हाउ मेनी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर देयर? 1 रेड वाला भूल जाना, रेड वाला कोई नहीं देखना। हाँ, रेड वाला मत देखना, रेड वाले के बारे में अभी मेरे बात बाकी है। आप सब कोई केवल ब्लू देखे। ठीक है, बताइए हाउ मेनी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर देयर? 1. हाउ मेनी टीएस आर देयर? 2. Reaction is endothermic or exothermic? Exothermic. Forward direction reaction is spontaneous or not? Spontaneous. Spontaneous. ठीक है, तो सर थोड़ा सा ये वाला भी बता दीजिए कि ये क्या हो रहा है। देखो ये है रीअरेंजमेंट, ये हम आपको बाद में बताने वाले हैं, अलग से बताने वाले। रीअरेंजमेंट ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट का रीअरेंजमेंट है। ठीक है, रीअरेंजमेंट जो हमारा पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट बना था वो अपने आप को रीअरेंज करके दूसरे रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन किया और बाद में दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट है ना फिर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। ठीक है, वो रीअरेंजमेंट है, हम आपको बताएंगे, मजे में बताएंगे, उस पर भी समय लेंगे, एक ग्राफ में नहीं बताएंगे, 3-4 ग्राफ बना के बताएंगे। ठीक है, अब देखो जैसा कि हम आपको एक शॉर्ट नोट्स में बोल चुके हैं, जैसा कि हम आपको एक शॉर्ट नोट्स में बोल चुके हैं कि हमारा पुराना बॉन्ड टूटता है तब जाके नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली आप सबको ही ध्यान देंगे, बॉन्ड फिजन इज नथिंग बट सिंपली breaking of old bonds, breaking of old bonds। bond fission का मतलब है breaking of old bonds, पुराने बॉन्ड का टूटना, इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड फिजन। बेसिकली ये 2 तरह का, one is called homolytic bond fission। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता है, जरा गौर करना सबको ध्यान से।
बहुत ध्यान से देखना। मान लो हमारे पास कार्बन है और फिर यहाँ पे कोई एक लगा हुआ है एल लगा हुआ, ग्रुप लगा हुआ। अब बॉन्ड ऐसे टूटा, बॉन्ड ऐसे टूटा कि जब ये बॉन्ड टूटा तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक करके दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके हट गया, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके हट गए। तो अब क्या होगा, कार्बन पे भी एक डॉट रहेगा और एल पे भी एक डॉट रहेगा। बोलो समझे? यस सर। यस सर। इसी को कहते हैं फ्री रेडिकल्स, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल्स। कैसे बनता है भाई फ्री रेडिकल? तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनता है फ्री रेडिकल्स। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनता है फ्री रेडिकल्स, जिसमें बॉन्ड टूटता है और दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके हट जाता है, दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके हट जाता है, इससे बनता है फ्री रेडिकल्स। ठीक है, अगला होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा ना, जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एल के साथ जा सकता है, या किसी केस में ऐसा भी होगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ चला जाएगा। सर कब कैसा होगा? अरे भाई ये डिपेंड करेगा, जहां रिएक्शन आएगा वो आपको उस समय बताया जाएगा। बेसिकली आप ऐसे समझ लें कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एल का ज्यादा है कार्बन से तो एल इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, और अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन का ज्यादा है एल से तो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन लेके चला जाएगा। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा दोनों इलेक्ट्रॉन वो लेके जाएगा। ठीक है, सर होमोलिटिक का मतलब क्या होता है? होमोलिटिक का मतलब होता है, आपके बायोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम नहीं जानते, हम अपना बात बता देते हैं। बॉन्ड ऐसे टूटेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन अपना अपना लेके जाएगा। हेट्रोलिटिक में दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम लेके जाएगा। सुनाई दिया? हाँ सर हेट्रोलाइटिक में सर एक ही लेके जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम लेके चला जाएगा। बॉन्ड जब टूटेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा वो लेके चला जाएगा। अच्छा तुमको क्या दिक्कत है इसमें? बोल रहा है कि सर लेके चला जाएगा, वही तो होता है जो हम बता रहे हैं। सर हमको लगा सर एक बोले इसलिए आवाज कट गया था मेरा। नहीं ऐसा नहीं है। हेट्रोलिटिक में ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम लेके जाएगा, होमोलिटिक में एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम लेगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो क्या फर्स्ट केस में कार्बन बचेगा पॉजिटिव चार्ज के साथ और एल आएगा निगेटिव चार्ज के साथ? यस सर। यस सर। और क्या सेकंड केस में कार्बन बचेगा निगेटिव चार्ज के साथ और एल आएगा पॉजिटिव चार्ज के साथ? यस सर। तो सब कोई ध्यान देना, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में आयनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनता है, आयंस बनता है, आयनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनता है। जबकि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में फ्री रेडिकल्स बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अभी जरा देखिएगा, हम आपको फिर से एक जगह ले चलते हैं जहां आप कुछ लाइन पढ़े थे, हम उसका मीनिंग आपको बता चुके हैं। सबको यहाँ पे आइए, ग्राफ के ऊपर एक लाइन पे चलिए। यहां पे एक लाइन लिखा हुआ था, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड इन रिएक्शन इंटरमीडिएट विल फॉर्म।
अब वो बॉन्ड कैसे टूटता है इसके ऊपर डिसाइड होता है कि आयनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा कि फ्री रेडिकल बनेगा। अगर वो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन है तो फ्री रेडिकल बनेगा, अगर वो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन है तो कार्बोकेटायन सी के ऊपर प्लस या कार्बेनायन कार्बन के ऊपर एनायन माइनस का फॉर्मेशन होगा। क्या तुमको समझ में आया सब? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए बढ़िया। तो पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट पे हम लोग पहुंच गए हैं, नाम है उसका कार्बोकेटायन। कैसे यहां तक पहुंचे, जितना मेहनत हुआ है, क्या तुमको समझ में आया सब कुछ? किसी का कोई गैप तो नहीं ना हो गया? सर बोलो। तो वो जो ग्राफ में दो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो आप बता रहे थे सर, उसमें मेरा ना क्लास लीव हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, हम बोले हैं, सब कोई सुन रहा है कि हम उस पे इससे ज्यादा काम करके, जैसे अभी आपको अलग ग्राफ में बताए ना 5-6 ग्राफ बना के, हम आपको समय आने पे उस तरह से बताने वाले हैं। अभी तो बस एक ऐसे ही उसमें छोटा सा चीज ऐड कर दिया गया, ठीक है? आप टेंशन ना ले, आपको एकदम अच्छे से पढ़ाया जाएगा। वो उतना छोटा चीज नहीं है, उस पर समय लगता है, ठीक है? आप टेंशन नहीं। चलिए यहां आते हैं। कार्बोकेटायन कैसे बना आप देख चुके हैं। यस सर। फिर से आपके सामने लिखा है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। क्या अब इस नाम से आप समझ गए क्या होने वाला है? हाँ सर, मोर Yes, sir. इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों इलेक्ट्रॉन लाइन पे ही रहना, एक ही एटम लेके लाइन पे ही जाएगा सर। रहना, मतलब एक्चुअली थोड़ा सा। अच्छा मेरा आवाज इको कर रहा है क्या? हाँ कर रहा यस था। सर, कर रहा है सर, अभी भी कर रहा है सर। जस्ट वेट। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर। नेटवर्क से लड़ लड़ के हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है? हाँ जी, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर, क्लियर आ रहा है। चलो ठीक। यस सर। तो हम लोग के पास, हम लोग ये देख चुके थे कि हमारे पास लिविंग ग्रुप होना चाहिए, और लिविंग ग्रुप के हिसाब से हम लोग है ना, लिविंग ग्रुप कहने का मतलब हो गया वो जो मॉलिक्यूल को छोड़ के बाहर निकलेगा, ठीक है? आप देखिए कितना आसानी से सुन लेते हैं ना कि वो जो मॉलिक्यूल को छोड़ के बाहर निकलेगा उसको लिविंग ग्रुप कहते हैं। शॉर्टकट में हम लोग है ना उसको LG से रिप्रेजेंट करते हैं। लिविंग ग्रुप। लेकिन हमको पता चलता है कि जब हम लिविंग ग्रुप का आपका क्लास लेंगे तो पूरा एक क्लास लग जाएगा, ठीक है? तो आराम से समझिएगा, एकदम इजी रखिएगा। हमको पता है सब चीज कब कहाँ आने वाला है, बस आपको जो बोला जाए ना उस पर आप फोकस रहे। तो मान लीजिए अभी ऐसा है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरा लिविंग ग्रुप लेके हट गया। अच्छा, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप लेके हट गया तो ऑब्वियसली बॉन्ड के फिजन को हम लोग हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन कहेंगे। तो मेरे पास जो कार्बन बचेगा, जब उसका दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसके पास केवल 3 सिग्मा बॉन्ड्स रह गया, और 3 सिग्मा बॉन्ड रह गया तो क्या उसके पास जो p ऑर्बिटल है, क्या वो खाली p ऑर्बिटल बचा है? हाँ सर। खाली p ऑर्बिटल है तो वो उसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना देगा, और जब वो उसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाएगा तो हम बोलेंगे कि देखो भाई कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। बोलो समझे?
ऐसे ही पर्टिकुलर रिएक्शन इंटरमीडिएट को कार्बोकेटायन कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करता है। इलेक्ट्रोफाइल वर्ड तो अभी हम नहीं बोलेंगे ज्यादा समझने के लिए, लेकिन क्या ये आप समझे कि सी के ऊपर प्लस आया? हाँ सर समझ वो गए। प्लस कैसे आया ये समझ में आया सबको? हाँ सर। यस सर। अब आप गौर कीजिए, क्या ये 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा? हाँ सर। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो क्या इसका स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर है? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो हम यही बोलते हैं कि ऑर्गेनिक का मतलब ऑर्गेनिक थोड़ी ना है। अभी आप पीछे देख रहे थे, इंथैल्पी आ रहा था, एक्टिवेशन एनर्जी आ रहा था, स्पॉन्टेनियस आ रहा था, मतलब पूरा थर्मोडायनेमिक्स। अभी देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, ट्रायंगुलर प्लेनर आ गया, केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप देख रहे हैं, मतलब कूद रहे हैं हम लोग पूरे पूरे केमिस्ट्री में, सब चीज एक साथ कूद रहे हैं। ठीक है, और आपको दिमाग शांत करके सबको पिरोना पड़ता है। पिरोना मतलब समझते हैं? एक अच्छा माला बनाने के लिए तुमको पता होना चाहिए कि कौन से फूल के बाद किसको लगाना है, किसको लगाना, तब जाके एक अच्छा सा माला तैयार होता है। बोलो सही है? हाँ Yes, सर। सर तो उसी तरह से चीज काम करना पड़ता है, उसी तरह से काम करना पड़ता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, कभी मोल कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो बहुत सारा चीज आपको एक साथ दिमाग में। अब देखो भाई, चलो रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया। कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट बना? कार्बोकेटायन। किसी भी कार्बोकेटायन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1 यूनिट पॉजिटिव। उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। उसके पास p ऑर्बिटल कैसा होता है? उसके पास p ऑर्बिटल खाली होता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। क्या तुमको समझ में आया सारा कुछ? यस सर। यस सर अब मेरा काम है अलग अलग तरह का जो कार्बोकेटायन बनेगा उसमें से कौन कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल और कौन कार्बोकेटायन कम स्टेबल होगा। तो देखो स्टेबिलिटी देखने जा रहे हैं। स्टेबिलिटी को डिसाइड करने का एक फंडामेंटल लाइन, फॉर मोर स्टेबिलिटी either decrease in positive charge on carbon or it will be delocalized। आप कोई भी नियम कानून आगे पढ़े, इतना पढ़िएगा कि अगर आप ध्यान से नहीं देखिएगा तो आपको लगेगा पूरा इतना में तो हम पूरा है ना 9-10 में है ना पूरा केमिस्ट्री पढ़ लिए थे। ठीक है, इतना रूल्स रेगुलेशंस आप पढ़ेंगे इसमें, उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, बात सिंपल। लेकिन सब ऊपर वाले उस एक लाइन पे काम करता है। कोई भी ऐसा फैक्टर जो सी के ऊपर मौजूद प्लस को घटाता है या उसको डिलोकलाइज करता है, याद रखना वो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, वो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो जब भी आप स्टेबिलिटी का डिसीजन लेंगे, आप याद रखिएगा कि आपको ऊपर वाले लाइन के हिसाब से सोच समझ के आंसर देना है। बेसिकली अल्काइल कार्बोकेटायन का जब आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिसाइड करते हैं तो पिछले दिन का पढ़ा हुआ चीज हाइपर कंजुगेशन काम आता है। बोलो समझ में आया? हाँ सर। यस सर। बताओ फर्स्ट वाले में कितना अल्फा हाइड्रोजन? 9 सर। 9 अगले सर। वाले में 6, सर नेक्स्ट 6। वाले में 3, अगला वाला में 0। क्या समझ में आया कि स्टेबिलिटी हाँ, कैसे डिसाइड हो गया? सर वहाँ 2 लिखा हुआ है सर। 2 डिग्री है वो। नहीं यार, ये राइट वाला है ना, ये वाला बोल रहे हो ना? हाँ सर लास्ट वाला सर देखिए ना। हाँ रुको ना, हम बड़ा कर देते, तुम देखिए ना। 0 ही अच्छा 0 लिखा हुआ, हमको लगा 2 लिखा है। ठीक है, चल अच्छा है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से है ना ऑर्डर आया। पहला अल्काइल कार्बोकेटायन, ज्यादा स्टेबल कौन है बोलो? 3 डिग्री कार्बन। पहले वाला। उससे कम कौन है? 2 डिग्री। उससे कम कौन है?
1 डिग्री। 1 सबसे डिग्री। कम कौन है? मिथाइल। मिथाइल। ठीक है, चलो अगला देखो, आंसर दो खुद से, आंसर दो खुद से। आंसर क्या दे सर? लिखा हुआ तो है मोर स्टेबल। क्या आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है, यहाँ Yes, हाइपर कंजुगेशन कम है? ठीक है, deuterium shows less hyperconjugation comparison to hydrogen. That's why due to less hyperconjugation, CD3 will shows less stable carbocation comparison to CH3 form. बोलो, समझ में आया? यस सर। यस सर। अगला अगला अगला, क्या तुम समझ पा रहा है कि यहाँ H है, यहाँ D है? H Yes. जो है वो प्लस आई शो करता है, D भी प्लस आई शो करता है, लेकिन H से D ज्यादा प्लस आई शो करता है, तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल ना हो जाएगा? हाँ सर, यस मार्क्स ज्यादा है। अगला देखिए, डिसाइड कीजिए। 2 गो है हम लोग के पास, इन दोनों कार्बोकेटायन में ऑर्डर को डिसाइड करना है, विच वन इज मोर स्टेबल। अभी जरा गौर करो, जहां हमारा कार्बन के ऊपर प्लस है वो कितने फर्दर कार्बन से जुड़ा हुआ है, हमको डिग्री पूछना है, डिग्री। ये C प्लस को कितना डिग्री रखेगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? 2 डिग्री। 2 डिग्री सर। 2 डिग्री, वेरी गुड। तो ये भी तो 2 डिग्री है, डिग्री से Yes. तो आंसर बना नहीं। ठीक है, चलो भाई, हाइड्रोजन देखो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम हो गया ना, उससे भी तो हाँ, आंसर बना नहीं। फिर देखो CH3, देखो CH3, फिर से तो आंसर बना नहीं कुछ। अब देखो, यहाँ पे H है और यहाँ भी CH3 है, लेकिन यहाँ D है और D है, तो बताओ हाइपर कंजुगेशन से आंसर देगा कि इंडक्टिव इफेक्ट से? इंडक्टिव इफेक्ट से सर। इंडक्टिव इफेक्ट से देंगे, तो इंडक्टिव इफेक्ट इज काउंटेड, हाइपर कंजुगेशन नहीं। हाइपर कंजुगेशन तो सेम है, टाई है। बोलो सही है? हाँ Yes, सर। याद आ रहा है? सलमान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अभी Yes, दोनों sir. टाई हो गया, तो आपको सोचना पड़ेगा कौन बड़ा कौन छोटा है। याद आया? हाँ सर। यस सर। यस सर। Presence of electron withdrawing group in any carbocation decreases stability. Explain why. Just explain why. सर क्यों? कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी घट जाता है, क्यों ऐसा? बोलो। सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच लेता होगा इसीलिए। हाँ तो पूरा बोलो ना, आधा अधूरा मत बोलो, बहुत सही जा रहे लेकिन पूरा बोलिए। देखिए भाई, अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो सारा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा उससे। सर उसका बोलो 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 सर, उसका सर इसमें सर विड्रॉल करेगा तो सर उसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो कार्बोकेटायन उसका खत्म हो जाएगा क्वालिटी उसका। गलत। अच्छा, क्या नाम बोले जो बोल रहे थे अभी? आदित्य से। आदित्य, आदित्य जी आप है C प्लस, मान लीजिए Yes. हम है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अब हम तुम्हारे बगल में आ गए और तुम्हारा और इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तुम्हारा और इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो तुम्हारे ऊपर प्लस बढ़ गया कि घट गया? सर बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा, बिल्कुल सही, बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा ना। हाँ सर। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करता क्या है? इंक्रीजेस पॉजिटिव ऑन कार्बन ऑफ C प्लस। जो हमारा कार्बोकेटायन का कार्बन है उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव को और बढ़ा देता है, इसलिए स्टेबिलिटी घट जाता है। क्या बोलो, समझे? हाँ सर। तो क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उल्टा काम करेगा? हाँ सर। इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो C प्लस का पॉजिटिव घट जाएगा, और जब C प्लस का पॉजिटिव घट जाएगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो आपको बस ग्रुप पहचाना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। दीज आर द एग्जांपल्स, दीज आर द एग्जांपल्स, बी केयरफुल एंड गिव योर आंसर। ओके, नीचे आंसर है लेकिन आप अपना आंसर रखे तैयार। देखिए भाई, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, बोलो 2 डिग्री है? हाँ यस सर। सर। अब यहाँ पे जुड़ा है फ्लोरीन,
जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। यहां जुड़ा है नाइट्रो, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ। कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है? सर फ्लोरीन वाला। फ्लोरीन। आप लोग है ना माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर भूल गए। सर नाइट्रो है उसमें। देखिए अगर आप बिना पढ़े बैठिएगा ना तो आप इतना बड़ा प्रॉब्लम मोल ले रहे हैं, आपको पता नहीं। तुम्हारा लक भी खराब है, एक ही बार में इंडक्टिव इफेक्ट आ गया। देखो नाइट्रो इज अ फेमस हीरो। तुम लोग कॉपी उपी किया है सब? हाँ सर। यस सर। लग तो नहीं रहा, नहीं सर किए सर। फिर भी लग तो नहीं रहा। सर किए हैं सर। पढ़ा नहीं है ना, खाली कॉपी किया। देख लो यार, ये देखो ध्यान से इसको। इतना इंपॉर्टेंट चीज भूल जाइएगा, कैसे पढ़ाई होगा। देखिए नाइट्रो कहाँ है, फ्लोरीन कितना उससे नीचे है। आप लोग फ्लोरीन फ्लोरीन बोल रहे। अच्छा ये सब पढ़ाया गया था पहले, कुछ काम होगा तब ना पहले पढ़ाया गया। बोलिए, ऑर्डर देख रहे हैं? यस सर। यस सर। फिर से देख लीजिए क्योंकि अभी बहुत कुछ आएगा। ठीक है, और इतना खास है नाइट्रो कि अगर आप कॉपी सही करते तो देखिए उसको एकदम अलग से निकाल के लिख दिया गया। बोलो सही है? चलो आगे। तो नाइट्रो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अच्छा अगर नाइट्रो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो स्टेबिलिटी कम ना हो जाएगा? हाँ सर। यस सर। यस सर। अगला देखो, CCl3 है और यहाँ CF3 है, दोनों माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, लेकिन CCl3 कम माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और CF3 ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। माइनस आई कहने का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन खींचना। तो बताओ कौन कम स्टेबल होगा? CF3। हाँ बिल्कुल सही। ये हम लोगों का है ना मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, सो लेस स्टेबल। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। और यहाँ पे मोर स्टेबल। ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर है, 1 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपैरिजन टू 2। देखिए जी अगर आप पीछे वाला पढ़ के बैठे होंगे ना तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं है, क्योंकि ये सब चीज आपको पढ़ा दिया गया। CH3 प्लस आई मतलब देना। ठीक है, CD3 प्लस आई देना। कौन ज्यादा देगा? CD3 ज्यादा देगा। जब इलेक्ट्रॉन देने वाला स्ट्रॉन्ग है तो ये मोर स्टेबल है। बोलो सही है? यस सर। अगला देखो, यहाँ पे ये है तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, लेकिन यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा कोई एक प्रोपाइल ग्रुप। ये देखो CH2 है, फिर से यहाँ CH2 है, फिर से यहाँ CH3 है। बोलो सही है? यस सर। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला है CH के साथ CH3 आपको बताया गया था ब्रांचिंग इंक्रीज करेगा तो प्लस आई बढ़ जाएगा। यस सर। हाँ तो सर। प्लस आई बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देना, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। बोलो समझा? हाँ सर। यस सर। रेजोनेंस का प्रेजेंस स्टेबिलिटी को डिसाइड करने में आपकी मदद करता है। और अब आपके सामने कुछ आ रहा है जो बहुत खास है। ये भी है 3 डिग्री, ये तो है 2 डिग्री और ये भी है 3 डिग्री।
अब देखो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? 3 डिग्री सर। 3 डिग्री, 3 3 डिग्री, 3 डिग्री होगा। लेकिन आपको याद है क्या कि इन दोनों 3 डिग्री में से ये 3 डिग्री तो ज्यादा स्टेबल है। आपको याद है क्या कि ऑक्सीजन के बगल में प्लस रहता है तो कुछ चमत्कार होता है। हाँ सर। हाँ सर, पॉजिटिव रहेगा तो कम स्टेबल रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो ज्यादा स्टेबल रहेगा। देखो इस चमत्कार को ही उल्टा कर दिए। यस सर। प्लस पॉजिटिव रहेगा तो ज्यादा। अरे ऑक्सीजन के बगल वाले कार्बन पे प्लस है तो इट इज हाईली स्टेबल ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट। क्या आपको याद नहीं आया? सर, हम ऑक्सीजन पे बोल रहे थे कि अच्छा ऑक्सीजन ठीक पे। है, तो जो क्वेश्चन में बनेगा वही बोलिएगा ना। यहाँ देख नहीं सॉरी रहे हैं सर। ऑक्सीजन पे प्लस नहीं है, बगल में है। हाँ सर, सॉरी सर। अगर ऑक्सीजन के बगल में प्लस है तो ऑक्सीजन कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड ऑक्सीजन विल गेट पॉजिटिव, बट ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ईच एलिमेंट इट इज हाईली हाईली स्टेबल। और हमको लगता है ये 10वां बार हम बोल रहे हैं। हाँ तो भाई 2 और 3 मोर स्टेबल कैटेगरी में आएगा। कोई डर गया, कोई बोल रहा है कि सर 2 वाला तो 2 डिग्री है। नहीं भाई, 2 डिग्री बाद में सोचना, पहले ये सोच कि ऑक्सीजन के बगल में प्लस है इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। बात समझा? अब 2 डिग्री में भी ऑक्सीजन के बगल में प्लस है और ये 3 डिग्री में भी ऑक्सीजन के प्लस है भाई, ठीक। तो 3 वाला मोस्ट स्टेबल, ये वाला मोस्ट स्टेबल, ये वाला मोस्ट स्टेबल, ये वाला मोर स्टेबल, और ये वाला लेस स्टेबल। बोलो समझा? यस बोलो सर। बोलो बोलो। Yes, चीज sir. और गहरा होते जाएगा। कोई नहीं समझा है तो बोलो। नहीं सर, समझ गए सर। सब कोई समझा? यस सर। क्या सब कोई समझा सही में? हाँ सर। अब सुनो, ये चीज है ना और ज्यादा डीप होने लगेगा, इसलिए बेटर आप अगले दिन पीछे वाला सारा चीज पढ़ के बैठे। मेरे खत्म करने से कुछ नहीं होगा, आपको बनाना है, ये सब चीज आपको बनाना है। आप एक मेजर सेक्शन आज डिस्कस किए हैं अबाउट दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट थ्रू ग्राफ। ग्राफ का जो डिस्कशन था आपका वो गजब, मतलब बहुत अच्छा चीज हुआ। इसको आप अच्छे से पढ़िए। जितना अभी तक आप रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बोकेटायन तक पहुंचे हैं, रिस्टेबिलिटी कैसे डिसाइड कर रहे हैं, यहां तक आप इसको अच्छे से करके पीछे वाला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट प्लीज करके आइएगा अगले दिन, ठीक है। आदमी इतना मेहनत कर रहा है ना, इतना मेहनत से पढ़ा रहा है ना, तो हमको उसका रिटर्न भी लेना पड़ता है। हम आपको ऐसे नहीं बोल सकते कि ठीक है तुमको पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, वैसे हमसे होगा ही नहीं, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, आपको पढ़ के आना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आके बैठ जाने से हमने पढ़ाते भाई, मेरी बात को समझने के लिए भी थोड़ा ही चाहिए होता है, हाँ। नहीं तो आप एक चीज घोषित करते हैं मास्टर खराब है, उसका बातें नहीं समझ में आता है, समझ में कहां से आएगा, तुम्हारा दिमाग ही नहीं वहां तक। तो आपको थोड़ा बाकी सब चीजें ना रिवाइज करके बैठना चाहिए, क्योंकि अब जब हम बोलेंगे तो हम ये मान के चलेंगे। देख रहे हो, देखो हम पेज नीचे बढ़ा देते, पेज हम नीचे बढ़ाते, हमको दिख जाना चाहिए कि क्या क्या आने वाला है। देख लिया NO2 आ गया यहाँ, हाँ सर। ठीक है। और देख लो आगे, आपको इसमें कुछ भी नया नहीं मिलेगा अगर आप पीछे वाला पढ़ के आए। एरोमेटिसिटी है, ये एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, ये आपको कुछ नया मिलने वाला है, ठीक है। विनाइल, अल्काइल, ये सब आपको मिलेगा। फिर आपके पास फ्री रेडिकल्स आएगा, फ्री रेडिकल्स पे पढ़ाई होगा, फिर फ्री रेडिकल्स खत्म होगा, फिर कार्बन आयन आएगा, कार्बन आयन पे पढ़ाई होगी। लेकिन सब पढ़ाई का फंडा यही है कि आपको वो बेसिक आना चाहिए जो आपको पढ़ा दिया गया है। अगर आप उसको नहीं जानेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है, और अगर आप उसको पढ़ के आएंगे आप एक एक लाइन समझिएगा, वो मेरी गारंटी है। लेकिन आप पढ़ के नहीं आइएगा, आपको वाकई में कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं।
वैसे कल के लिए आपका लाइव क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन होगा, कंटिन्यू रहेगा। 9:30 से आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, कितने देर का लाइव सेशन लेने में आप कंफर्टेबल रहते हैं? क्योंकि उसके बाद है ना हम देखे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने डिक्रीज करने लगता है। तो मेरे हिसाब से 1.5 आवर कितना रखना चाहिए? यस सर। तो 1 आवर रखना चाहिए। Yes, 1 आवर sir. रखना चाहिए। रखिए सर। 1 सर आवर ना? 1.5 1.5 आवर में हम देखे हैं कि लास्ट का आधा घंटा में है ना तो बचता ही आधा है, बाकी सब तो चल जाता घर में नहीं ही सर, रहता है, क्लास actually बंद रहता है कर ना सर स्कूल का, इसीलिए सर 1 देखो, आवर। पता है आप लोग क्या कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं। रुक जाइए, हम आपको बताते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं। 1 मिनट थोड़ा हमको है ना खाली रिकॉर्डिंग बंद कर ले, नहीं तो सब रिकॉर्ड हो जाता है और सब हम उठा के डाल देते हैं नेट पर।